ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम वेयर वी स्टॉप। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर की ये जो +1 की टेंडेंसी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, ये गलत है, ये रॉन्ग है। लेट मी करेक्ट इट। ओके, सी +1 और -1 ये दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हो गए, ठीक है। अभी डाउन द ग्रुप क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, राइट। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सो -1 की टेंडेंसी कम होती जाएगी एंड +1 की टेंडेंसी बढ़ेगी, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक, प्लीज़ रेक्टिफाई दैट। +1 की टेंडेंसी जो है दैट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एंड -1 की टेंडेंसी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। नाउ एज यू गो डाउन, एज आई सेड कि क्या होते जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो +3 बनने का +5 बनने का जो चांस रहता है दैट ऑल्सो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। आई रिपीट, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। लेकिन +7 बनने का जो ये रहता है टेंडेंसी है दैट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ओके, अरे वाह सर, सब इंक्रीज डिक्रीज सब भेगा हो गया, बड़ा आसान है। देखो, -1 +1 +3 +5 +7, ठीक है। इसमें +7 और -1 जो है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं और बीच के सारे ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये हमेशा इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ वैलिड फॉर, मज़े की बात ये है, दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल द ग्रुप्स। ऑल द ग्रुप में जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब माइनस वाली जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी वो, और हाईएस्ट पॉजिटिव वाली जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी वो हमेशा घटेगी, और बीच के जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे उसकी टेंडेंसी हमेशा बढ़ेगी। ये कॉमन आप चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट, नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वाला और पॉजिटिव का सबसे हाईएस्ट वाला, इन दोनों की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप हमेशा घटेगी, और बीच के जितने भी पॉजिटिव स्टेट है उन सबकी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। अब ऐसा सवाल आता है ऐसा क्यों, तो ये तो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इसीलिए नेगेटिव बनने की टेंडेंसी घट रही है, पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन सवाल आता है ये कि सर हाईएस्ट वाले का क्यों कम हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो इसका एक सिंपल कारण है जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कई बार MCQs वगैरह में यूज़ हो चुका है, तो इसको खास अच्छे से ध्यान में लीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाट इज़ इट? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑलराइट। अभी जो इनर्ट पेयर है ना, उसका मतलब क्या होता है कि पेयर विच इज़ देयर बट इट इज़ नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर जो देखा था इसमें एक और छोटी सी गड़बड़ है, ये वाली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी एक्साइट होकर आगे जा चुकी है, करेक्ट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट लाने के लिए ये जो S सबशेल की जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करना पड़ता है, जो यहाँ पर आता है। तो S सबशेल जो होता है वो काफ़ी अंदर होता है, वो शील्डेड भी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है S सबशेल के इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने का जो उनका टेंडेंसी रहता है वो डाउन द ग्रुप कम होते जाता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे पुअर शील्डिंग के कारण जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस वेरी स्ट्रांगली, जिसके कारण NS2 इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट होते नहीं हैं। ऊपर वाले जो रहेंगे उनके जल्दी चले जाएंगे। आपने अक्सर सुना रहेगा अमोनिया लोन पेयर देता है, वाटर लोन पेयर देता है, तो वो लोन पेयर दे पा रहे। अब जरा गौर से याद करो ये लोन पेयर किधर होते थे, ये लोन पेयर S सबशेल के में तो होते हैं NS2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो लोन पेयर आसानी से दे देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे लोन पेयर को वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करने की जो इनकी टेंडेंसी है इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर कौन सी पेयर इनर्ट है? NS2 इलेक्ट्रॉन। NS2 इलेक्ट्रॉन जो है ये वही पेयर है जो इनर्ट है, जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, एकदम आसान। अभी ये हो गए आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी, बराबर, और जो करेक्शन था वो भी मैंने कर लिया। All the halogens exhibit -1 oxidation state. Chlorine, bromine, iodine can also exhibit +1, +3, +5, +7. But fluorine will always exhibit -1 state only. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको गिव रीजन में भी थ्योरी क्वेश्चन में आता है कि फ्लोरीन सिर्फ -1 की ऑक्सीडेशन नंबर बताता है
और क्यों नहीं बताएगा, सिर्फ -1 ही बताएगा ना, क्यों ऐसा नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमने अभी अभी ये वाले केस में देखा। मैनू ये दसो कि अगर आपको ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ भेजोगे? बोला डी सबशेल में भेजेंगे। परफेक्ट, आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में भेजते हो तब जाके आपका काम बन रहा है ना। जब आप डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भेजोगे तब आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। अब ज़रा गौर करने की बात यह है कि फ्लोरीन वाले भाई साहब जो है, बराबर है, फ्लोरीन की जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये बताओ कि फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, ठीक है। तो इसके पास में कौन सा डी ऑर्बिटल है? क्या 2d ऑर्बिटल होता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होता है। तो जब 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, वहाँ डी सबशेल है ही नहीं वैलेंस शेल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा किधर? तो 2p वाला जो उसके पास में पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो एक्साइट आगे कर ही नहीं सकता है, और इसीलिए उसके आगे कोई ऑक्सीडेशन नंबर बनने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। अब सवाल आता है कि +1 की -1, तो बोलता है +1 भी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरे पीरियोडिक तबेले में सबसे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो वो कौन है? फ्लोरीन है। तो अगर फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फिर वही माइनस बनेगा ना, उसके सामने वाला एलिमेंट तो हमेशा प्लस ही बनेगा, और फ्लोरीन को ही हमेशा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये बात एकदम अच्छे से समझ लो कि फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द -1 स्टेट ओनली। अच्छा, एक और मज़े की बात, जैसे आपने पढ़ा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, दे कैन एग्जिबिट द हायर ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5 +7, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि क्या होता है ना कि आप जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, ठीक है, और आपके पास में ये डी ऑर्बिटल इस तरह से है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट किया तब जाके यहाँ पर जाएगा और हायर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आप चाहते हो कि एक्साइट करके बाहर खींचना है, तो बाहर खींचने के लिए कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? नहीं सर, किसी को भी बुला लो, कोई भी आके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कोई भी झापड़ मारेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, बराबर है। कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट रहा तो ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस तरफ ला पाएगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहा तो ही वो इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ला सकता है। समझा? सर इसका मतलब तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हेलोजन फैमिली खुद ही है। परफेक्ट, बराबर है। तो हेलोजन फैमिली और ऑक्सीजन, यही वो नमूने हैं, आई मीन वही ये एलिमेंट्स हैं जो फ्लोरीन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकते हैं। बाकी आपको क्लोरीन, फ्लोरीन किसी के भी साथ में जुड़े हुए मिलेंगे तो उनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन की तो खैर होती ही नहीं है, फ्लोरीन तो -1 में, माय मिस्टेक। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कब आते हैं? तो ओनली व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन और अदर हेलोजन, तो ही। ये एकदम क्लियर रखिए, बराबर है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ओनली इन कॉम्बिनेशन विद F&O। व्हाट इज F&O? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन मतलब दो हेलोजन आपस में जुड़े हो, तब ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। ऑक्साइड्स बन रहे हो या ऑक्सो एसिड बन रहे हो, तब ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, अदरवाइज हायर ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी आएंगे नहीं, ठीक है। और फ्लोरीन एटम का तो मैं बता ही चुका हूँ कि उसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके लिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, और ये इसीलिए ओनली उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? -1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए बारे में बात करेंगे। ऑल दी हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद द मेटल। अब मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं मतलब क्या होगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑलराइट, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं आपको EMF वैल्यू के जरिए भी बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डू यू रिमेंबर SRP वैल्यूज़? सर वो वैल्यूज़ कहाँ से आई थी वो नहीं समझा। अरे बोला तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ जाएगा ये वैल्यूज़ कहाँ से आए, तब तक के लिए वैल्यूज़ याद रखो। नहीं, वैल्यूज़ याद रखो मतलब ट्रेंड याद रखो, एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, मतलब उसकी SRP सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेलोजन ऑक्सीडाइजेज द हैलाइड आयंस ऑफ द हायर एटॉमिक नंबर।
हैं मतलब ये कि जो ज़्यादा पावरफुल हैलोजन है ना वो लेस पावरफुल हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, मोर पावरफुल विल ऑलवेज रिप्लेस द लेस पावरफुल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, ये कोई भी एक हैलोजन है, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ वो आपको और बेटर समझेगा। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये क्या है, NaCl हमने लिया है, ठीक है, और ठीक है अभी हमने NaCl ले रखा है और NaCl को मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ फ्लोरीन से। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो क्लोरीन को हटाएगा और खुद बैठ जाएगा, तो इसका बन जाएगा NaF+Cl2। समझा? सो मतलब अगर मेरे पास में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन किसी और हलाइड को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मतलब सबसे पावरफुल हैलोजन है, तो वो किसी भी हैलोजन को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी को भी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा एग्जांपल लेना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिया है NaBr और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ आयोडीन से, बराबर, तो इसका क्या बन जाएगा Na+Br2, बराबर है, तंबूरा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन ना, सो ब्रोमीन कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय आयोडीन। ब्रोमीन को हटा के आयोडीन नहीं आ सकता, आयोडीन को हटा के ब्रोमीन आ सकता है। सिंपल भाषा में जो ऊपर वाला हैलोजन है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला हैलोजन पावरफुल हैलोजन है। अब क्लियर हो रहा है, बेटर है। और यहाँ पर अभी आप देखो तो फ्लोरीन क्या बोला है, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस X माइनस में कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है ना, उसको डिस्प्लेस करके खुद मतलब हाइलाइट बन जाएगा और X2 को लिबरेट कर देगा। सेम क्लोरीन है, वो किसको डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन, आयोडीन को, और ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस करेगा, सिर्फ आयोडीन को और किसी को नहीं, और आयोडीन किसको डिस्प्लेस करेगा, तंबूरा, किसी को नहीं, बराबर है। तो अभी हमने कहा था कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गिव रीज़न भी इसके पहले आके गया था। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो उसका आपने रीज़न क्या पढ़ा था, दो रीज़न पढ़े थे। पहला रीज़न ये था कि जो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, बराबर है, और उसका जो क्या बोलते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी कम है, मतलब वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो अभी आप एग्जैक्टली देखो कि जब एक हैलोजन, ये इसके ऊपर है ना क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इस प्रोसेस को आप समझिए कि जब आप ये कहते हो कि हैलोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है सामने वाले को, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, खुद रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले तो हैलोजन खुद ब्रेक होता है, मतलब X2 है, इट विल ब्रेक टू फॉर्म X, करेक्ट, बराबर है। और यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी। फिर ये जो X जो गैशियस एटम है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, बराबर। इफ़ यू रिमेंबर बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड energy liberated while 1 mole of an atom gaseous atom gains an electron, so it's a gaseous atom which gains the electron, right? So X ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया और क्या बन गया, X माइनस बन गया, करेक्ट। अभी जो X माइनस है ये गैशियस स्टेट में है, जब ये वाटर मतलब एक्वस मीडियम के अंदर आएगा तो ये क्या हो गया, हाइड्रेट हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, बराबर है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज एनर्जी लिबरेटेड, रिमेंबर इट इज़ एनर्जी लिबरेटेड। अभी मज़े की बात क्या है कि फ्लोरीन के लिए हमने क्या बोला था, इफ़ यू रिमेंबर एक्सक्लूसिवली फॉर माई स्मार्ट बच्चास, फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, डू यू रिमेंबर? यस। अभी लेस नेगेटिव होना तो बुरी बात है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, लेकिन भैया ये स्टेप के अलावा बाकी दो स्टेप भी तो है ना। अब आप ये देखिए डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ये एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है। अब फ्लोरीन क्या बोल रहा है, मैं तो एकदम थोड़ी सी एनर्जी में ब्रेक हो जाऊंगा, मतलब कम से कम एनर्जी में ये ब्रेक हो रहा है, तो है ना फ़ायदे वाली बात। एंड एट द सेम टाइम फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, 512 थी इफ़ यू रिमेंबर, ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा है, बराबर। मतलब हाइड्रेशन के दौरान वो बहुत ज़्यादा लिबरेट कर रहा है, और जो कंजम्पशन वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जहाँ कंजम्पशन है वहाँ पर वो कम से कम कंज्यूम कर रहा है। तो जो आप तीनों का जब टोटल नेट आप करोगे तो जहाँ पर नेट सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा आएगा ऑटोमेटिकली, समझ गए ना।
तो यहाँ पर यही प्रोसेस है। तो हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के अंदर जो गिव रीज़न है वो यही है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कम होने के बावजूद भी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो बोला भाई खाली इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी ना देखना है, बाकी दो भी तो देखना है। आप ये देखो डिसोसिएशन के लिए वो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आप ये देखिए कि वो हाइड्रेशन के अंदर वो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा है। तो कुल मिला के जब आप टोटल सम अप करोगे तो फ्लोरीन की एनर्जी लिबरेटेड जब F2 जब ये F माइनस बनेगा तब जो एनर्जी लिबरेट हो रही है ये एनर्जी सबसे ज़्यादा लिबरेट हुई है, और इसलिए आप कहेंगे कि फ्लोरीन इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द। आप वैल्यूज़ कंपेयर कर लीजिए जो मैंने आपसे कहा था, बराबर है। वैल्यूज़ कंपेयर कर लीजिए। फ्लोरीन की वैल्यू देखो 2.87 है, क्लोरीन की 1.36, ब्रोमीन की 1.09 और आयोडीन की 0.59। ये घटती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होते जा रही है। सो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विद द वाटर। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन। अभी ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन से 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है ये देखना है। मैं आपको पहले एक जनरल रिएक्शन लिख के बताता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी जो फ्लोरीन है ना, ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा ना तो क्या होएगा, फ्लोरीन है सच अ हाई टेंडेंसी फॉर हाइड्रोजन, ओके। उसकी हाइड्रोजन के लिए अफिनिटी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन है ना, वो एकदम हाइड्रोजन के लिए तो बावरा है। मतलब तुझे देखा तो ये जाना सनम, रिएक्शन होता है दीवाना सनम। और जहाँ हाइड्रोजन दिखा नहीं कि तुरंत से उसको लपक लेगा, उसको तुरंत पकड़ लेगा। किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर भी अगर हाइड्रोजन रहा ना, फ्लोरीन उसमें डालते ही वो सारे हाइड्रोजन को खा जाएगा, कंज्यूम करेगा, मतलब उससे रिएक्ट कर लेगा। तो H2O से जब फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो इसका क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा, ठीक है। 2HF और ऑक्सीजन जो है वो साइड हो गया, ऑक्सीजन O2 बन के साइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन लिबरेट किया। और आसान भाषा में कहूँ तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव, तो फ्लोरीन ने क्या किया, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया। सीधी बात, नो बकवास, है ना, आसान। अच्छा, लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात कर रहे हो, ब्रोमीन की बात कर रहे हो और आयोडीन की बात कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, ये सवाल है। क्या वो लोग भी फ्लोरीन जितने तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं ज़्यादा, तो क्लोरीन असल में क्या होता है, ऑक्सीजन को डायरेक्टली इस तरह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जब भी उसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, इवन ब्रोमीन ऑल्सो, सो व्हेन दे रिएक्ट इट विल फॉर्म फर्स्ट, क्या बनाएगा उसका बनेगा HCl। अच्छा, लेट मी राइट इट दिस वे। मैं इसको और आसान फॉर्मेट में लिखता हूँ। वाटर को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। लो चलो, है दिक्कत सर, क्या करेंगे अभी बोलो। कुछ नहीं। एक क्लोरीन और H जब आपस में जुड़ेंगे तो उसका बन गया HCl, और ये दूसरा क्लोरीन और ये OH, इसका बन गया HOCl, ओके। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, HCl इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ द, एंड HOCl ये हाइपोक्लोरस एसिड, बराबर है। कान खोल के सुने, मतलब ईयरफोन मत निकालो, रहने दीजिए। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, क्या नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड। इसी वीडियो के अंत में बने रहिएगा, उसमें आएगा HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड हमने क्यों कहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोक्लोरस एसिड, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी उसी तरह से जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा ना तो उसका क्या बनेगा, ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा तो H और Br का बन जाएगा HBr, और OH और Br का बन जाएगा HOBr, दैट इज हाइपोब्रोमस एसिड। ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड और ये है हाइड्रोब्रोमिक। हाँ, HCl को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक। तो HBr को क्या बोलोगे, हाँ बरोबर, हाइड्रोब्रोमिक। व्हाट इज HOCl, हाइपोक्लोरस। व्हाट इज HOBr, हाइपोब्रोमस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रिएक्शन समझ में आया, फिर से समझ लीजिए, ओके। फ्लोरीन का रिएक्शन होएगा तो क्या बोलेगा, सीधा ऑक्सीजन को उड़ा देगा, बराबर। और क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करेंगे वाटर से, वाटर को HOH में ब्रेक करके आप जोड़ देने का सीधा, ठीक है। ये रिएक्शन तगड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लास्ट वाला रिएक्शन बताया ना, ग्रुप 17 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है। ये क्लोरीन ब्रोमीन का जो रिएक्शन है ना, ये आगे भी क्लोरीन का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें पूरा का पूरा यूज़ होने वाला है, तो इसको खास आप दिमाग में उतारिए, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रिएक्शन आ रहा है। देखो,
जैसे मैंने बताया फ्लोरीन रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म व्हाट, HF and O2 बराबर। अभी यहाँ पर देखो एकदम फुक्कट का शो ऑफ, HF को उन्होंने ब्रेक करके लिखा है H+ and F-, क्या मज़ा आया। पर सर इधर 4 कहाँ से है? अरे भाई वो लोग ने 2 फ्लोरीन लिया है ना, हमने जो लिया था उसको डबल कर दिया है और कुछ नहीं, बना वही है HF, समझ गए ना। ऑल राइट, होशियार हैं आप लोग तो एकदम। ठीक है, अगला क्या है इसमें? अगला ये है कि अगर क्या बोलते हैं, ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन और क्लोरीन तो क्या होएगा, तो HX और HOX बनेगा। अभी आयोडीन रिएक्ट करेगा तो क्या होएगा, बोला कुछ नहीं होएगा। आयोडीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं होएगा। इनफैक्ट अगर HI जो रहेगा ना, आपने जो फ्लोरीन के लिए जो रिएक्शन देखा ना, उसका एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शन होता है। ओके, फ्लोरीन में आपने क्या देखा, व्हेन F2 रिएक्ट विद H2O इट फॉर्म्स व्हाट, HF plus O2। सिमिलरली HI विल रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म HOH plus I2। कर लो, मतलब रिएक्शन पूरा का पूरा उल्टा है। ठीक है, I2 ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इनफैक्ट जो ऑक्सीजन है वो I को डिस्प्लेस करके उसका I2 बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन की पूरी रिवर्स वाली जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर HI लिया हुआ है, HI को शो ऑफ करते हुए I- और H+ लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आपको लगे कि ये इनऑर्गेनिक है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, बराबर है। तो इनऑर्गेनिक डर दिखाता है लेकिन डरने का नहीं। तो HI है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म I2 टू फॉर्म H2O, बराबर है, बराबर है ना। फॉर मीरा रोड ब्रांच बुलाती है मगर जाने का नहीं। आई रिमेंबर दोज डेज। एनीवेज विल प्रोसीड फर्दर। अब बात करते हैं फर्दर ट्रेंड्स रिएक्टिविटी के बारे में। अभी तक हमने जो बात की है वो जनरल कैरेक्टर्स बात कर लिए, अभी हम रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन और हेलोजन उनका जो नाता है वो जन्म जन्म का है, तो वो आराम से क्या ययम, बराबर है, जन्म जन्म का नाता है इनका। सो हाइड्रोजन और हेलोजन जब भी जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका HX बन जाएगा। ठीक है ना। सो अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। मतलब ये क्या हुआ सर, मतलब समझाता हूँ। मतलब ये कि अगर मान लीजिए अगर आपने लिया है, अरे ये क्या आ रहा है भाई, हाँ, अगर आपने लिया है H और Cl2 तो उसका बन जाएगा HCl। अरे बाप रे, सच में सर? ऑफ कोर्स। और जो HCl रहेगा वो गैशियस रहेगा कि सॉलिड रहेगा? गैशियस है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस। इसको आप पानी में डालोगे तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वही लिखा है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोहेलिक एसिड। तो ये हाइड्रोहेलिक क्या है? अरे जनरल नाम है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, ऐसा हाइड्रोहेलिक, समझ गए। अच्छा, अभी यहाँ पर भी सर स्टार है, आप तो हर जगह स्टार लगा रहा, मैं क्या करूँ, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है तो है, बराबर। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में से है। क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसमें, क्या ट्रेंडिंग है? अरे इसमें कुछ ट्रेंडिंग नहीं है, ये टेबल है वो ट्रेंडिंग है। अच्छा, तो टेबल याद करना पड़ेगा। अरे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेबल के वैल्यूज़ नहीं याद करने हैं लेकिन टेबल के ट्रेंड्स याद करने हैं। ठीक है, तो टेबल के ट्रेंड्स में हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं कि इसके जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में बात करते हैं। एकदम सिंपल, डोंट लुक एट द टेबल राइट नाउ। तो क्यों डाला सर इधर? अरे लो, बस हटा दिया। हाँ, ये हुई ना बात। ये है HF, HCl, HBr, HI। वाओ सर, हाँ थैंक यू। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं HF से HI की ओर, मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। येस, यू रिमेंबर वेल। एटॉमिक साइज़ फ्लोरीन का छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, आयोडीन और बड़ा है। तो जितना बड़ा होते जाएगा उतना एटॉमिक साइज़ बड़ा होते जाएगा, उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। अब तोड़ना आसान है, इसका मतलब आपको 2 सवाल इसके ऊपर मैं पूछ सकता हूँ। पहला सवाल है थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरा सवाल है एसिडिक नेचर। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर कौन बना रहेगा, कौन आसानी से नहीं टूटेगा। तो ऑफकोर्स HF नहीं टूटेगा ना, क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन किसका आसानी से हो सकता है। तो इनफैक्ट मैं यहाँ पर आपको 3 सवाल पूछ सकता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में पूछ सकता हूँ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका सबसे आसान है? HI का सबसे आसान है। तो आपको कोई ऐसा पूछे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन किस में मुश्किल है? तो बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा HF में।
उससे कम HCl, उससे कम HBr और HI सबसे आसानी से टूटेगा। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब HI की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर भी आपकी क्या आएगी, यही आएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ऑर्डर भी आपकी यही आएगी। लेकिन एसिडिक नेचर की आपकी ऑर्डर क्या आएगी, HI इज़ मोर एसिडिक देन HBr देन HCr HCl देन HF। बराबर है, समझ गया तो ठोको ताली। बराबर है, घर में बैठे बैठे ताली बजा लो। ठीक है, वाह वाह, मज़ा आ गया सर। ठीक है ना, 3 ट्रेंड एक ही शॉट में आपके तीनों ट्रेंड याद हो गए। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर आपको पूछा तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा है, मतलब उसको तोड़ना सबसे मुश्किल है। मतलब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बॉन्ड स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। देखो, ये ट्रेंड्स को रटने से ज़्यादा आप समझ के याद करोगे ना तो बहुत आसान है, कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अभी इसमें भी क्या याद करने का, समझने वाली बात है ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा है तो तोड़ना आसान हो जाएगा, तो डाउन द ग्रुप कम एनर्जी में बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है, HF की सबसे ज़्यादा। बराबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, HF की सबसे ज़्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, HF की सबसे ज़्यादा। सर चिल्लाओ मत, एयरफोर्स में हम डर जाते हैं फिर। ओके सॉरी, ओके। और एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर में क्या आएगा, तो एज आई सेड HI इज़ मोर एसिडिक देन HBr देन HCl। थैंक यू, बराबर है, समझ गए ना। ऑलराइट, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो अभी आप है ना यहाँ पर ये वैल्यूज़ को कंपेयर करो, ठीक है ना। ये क्या चमक रहा है भाई, अच्छा वो तरह तरह के ट्रेंड्स है ना। बॉन्ड जो ये है आपके एंथैल्पी की बात करें हम लोग और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो पहले आप ये कंपेयर कर लीजिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ऑलराइट, तो ये हो गए। अभी पीके वैल्यूज़ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पीके वैल्यू का रिवर्स ट्रेंड आएगा, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर इज द पीके। तो HI की पीके देखो -10, HBr की पीके -9.5, HCl की -7 और HF की 3.5। मतलब HF इज़ अ लीस्ट एसिडिक। बराबर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, HI हुआ। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स है ना आपके, वो आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, और अब एक दूसरा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लेते हैं। तो देखो एकदम सीधी बात है, जितना वजन ज़्यादा रहेगा ना उतना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। हाइला, फिर सर आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट है, लेक्चर में मिलो फिर बात करते हैं, ठीक है। सर आपने बोला हायर द मोलर मास हायर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, शट अप 1G कैपेक कॉर पे। बराबर है। अभी क्या बोला हमने, जितना मोलर मास ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो HCl, HBr, HF और HI में सबसे ज़्यादा वजनदार कौन है, आप। अरे इसमें पूछा, ओके HI। तो HI सबसे ज़्यादा वजनदार है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। HBr कम वेट है तो और भी कम, HCl और भी कम वेट है तो और भी कम, और HF का सबसे कम वेट है, ठीक है। अब मज़े की बात सुनो, मज़े की बात एकदम ज़ोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। अभी HF का वेट सबसे कम है, अभी HCl जो है ये आपका गैसियस स्टेट में है। ओके, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, HF का कि HCl का। आपके ट्रेंड के हिसाब से तो HCl का है। अगर HCl गैसियस स्टेट में है तो HF कौन से स्टेट में होना चाहिए, ऑफ कोर्स गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए, यस और नो। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इट इज़ फाउंड दैट HF इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। तो यही है यहाँ पर मेन एक्सेप्शन। HF जो है ये आपका लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, HF जो है ये आपका यहाँ पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑल्सो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये सबसे छोटा है फिर भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सवाल है क्यों, तो जवाब है बड़ा आसान, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होनी चाहिए थी लेकिन सबसे ज़्यादा है। इज़ दैट क्लियर? सो HF की बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम होनी चाहिए थी वो सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड को कंपेयर करिए और फिर आप वापस से अभी ये चमकते सितारे को देखिए। अब देखो, हाँ मज़ा आ गया सर। HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HI, HI से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, HF का। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है वो थोड़े से रिवर्स्ड है। रिवर्स मतलब HF का ज़्यादा है, अगेन उम्मीद से ज़्यादा। पहले आप इसको देखिए, ये देखो, पहले है ना आप इनको देखो, ये HCl का देखो, HBr का देखो और HI का देखो, ठीक है। तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहा है ना,
ओके, डाउन द ग्रुप बढ़ते ही जाना चाहिए। लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट वाले को देखो, ये HCl से ज़्यादा है और HBr से ज़्यादा और इन दोनों के बीच में है, मतलब HCl उससे ज़्यादा HBr और HBr से ज़्यादा HF फिर HI है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बीच में कौन घुस गया? HF बीच में घुस रहा है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में तो उसने जो सीधी छलांग लगाई, सीधा पहुंच गया इधर सबसे आगे। सबसे छोटा था फिर भी सबसे आगे हो गया, है ना? बराबर। तो ये इस तरह के जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड के ऊपर खास सवाल आएंगे। बराबर। ये आप ट्रेंड देख रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड देख रहे हैं। ये बाकी जो ट्रेंड देख रहे हैं आप बॉन्ड एंथैल्पी का देख रहे हैं, HF, HCl, HBr, HI। सो होपफुली आपको ट्रेंड्स क्लियर है। ट्रेंड्स आप एक बार नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। ट्रेंड्स के ऊपर बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो खास ध्यान दीजिए। ऑलराइट, चलिए अगला लेते हैं अभी, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेलोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो वो अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर में जा सकते हैं। ठीक है, सो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या बनाता है? O and O2. बराबर है। अभी O इज़ थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। O2 इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बराबर है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर बोला हुआ है कि दीज आर द ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स, मतलब ये बड़ा मज़े की बात है। जैसे कि आप जानते हो अक्सर हम लोग जो ये लेते हैं, बोले तो कंपाउंड के कोई भी नाम देते हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सोडाइड क्लोरीन बोलते हैं। सोडाइड क्लोरीन बोलते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। हम इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों? बोला सर जो नेगेटिव रहेगा उसके पीछे आइड लगता है, तो पॉजिटिव उसके नाम में कुछ नहीं करने का। अच्छा, तो मुझे ये बताओ ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है कि एल्यूमिनाइड ऑक्सीजन है? सर अब बकाओ मत, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन पीछे है, नेगेटिव है, इसके लिए उसके नाम में आपने आइड लगाया। तो मुझे बताओ OF2 को आपको क्या बोलना चाहिए? इसे आपको फ्लोरीन ऑक्साइड बोलना चाहिए कि ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलना चाहिए? है कि नहीं मज़े की बात? येस, परफेक्ट। इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन नेगेटिव है ना, सो फ्लोरीन इज़ -1 एंड ऑक्सीजन इज़ +2 ईयर। ओके, तो जब फ्लोरीन माइनस में है तो फ्लोरीन को आप फ्लोराइड बोलो ना, इसे आप ऑक्साइड नहीं कह सकते। ऑलराइट, तो NCERT में बहुत ब्यूटीफुली ये सेपरेटली मेंशन भी किया हुआ है। जो आपको ध्यान रखना है कि इसे हम ऑक्साइड कहेंगे फ्लोराइड कहेंगे? आंसर इज ऑफकोर्स इसे हम फ्लोराइड कहेंगे। सो इट इज़ ऑक्सीजन फ्लोराइड। हालांकि भले हमने यहाँ पर इन कॉमन में ऐसा लिखा हो कि हेलोजन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट टू बी नोटेड है, दिस ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल। क्योंकि देखो ऑक्साइड अनस्टेबल क्यों, ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं, तो इसका सिंपल जवाब है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहता है ना उतना कंपाउंड स्टेबल बनता है। अभी NaCl को देखो तोड़ना आसान है कि ईजी है कि मुश्किल है? हाँ सर, याद आ गया अपना एलिंगम डायग्राम का भी वही फंडा था ना। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहता है वो एकदम टाइटली बाउंडेड रहता है, तोड़ना मुश्किल रहता है। और जो लेस रिएक्टिव रहता है, लेस रिएक्टिव का मतलब क्या? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, सिंपल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना कम रहता है ना उतना उनको तोड़ना मुश्किल होता है। हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है तो आसानी से टूट जाएगा, और ज़्यादा डिफरेंस वाले रहेंगे तो टाइटली बाउंडेड रहेंगे। बराबर है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है एक लेना चाहता है, तो जोड़ी एकदम स्ट्रांगली बनी हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको भी इलेक्ट्रॉन देने हैं दूसरे को भी देने हैं, तो ये जोड़ी ज़्यादा टिकेगी नहीं, आया ना समझो, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। सो इनफैक्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड भी अनस्टेबल होते हैं। इंटर हेलोजन मतलब दो हेलोजन जब आपस में जुड़ते हैं वो भी अनस्टेबल होता है। और ऑक्साइड्स जो है, हेलोजन के ऑक्साइड्स है, वो भी अनस्टेबल है। ठीक है, हालांकि उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन फ्लोराइड की हम जो बात करें उसमें बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ओके, इन्हें हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहना पसंद करते हैं क्योंकि सामने वाले को फ्लोरीन देता है वो। और अभी प्लूटोनियम जो है ये क्या होता है? ये आपका रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर आपने सुना रहेगा, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है ना कि एक फ्यूल जो यूज़ करते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है, और वो यूज़ हो जाने के बाद में जो बचा हुआ फ्यूल रहता है उसको कहते हैं स्पेंट फ्यूल, SPENT, स्पेंट। स्पेंट मतलब खर्च हो गया वैसा। तो स्पेंट फ्यूल जो रहता है ना, ये असल में ऐसा फ्यूल होता है जिसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ रेडियो एक्टिव मटेरियल फिर भी रहता है। आमतौर पे प्लूटोनियम यहाँ पर यूज़ होता है। तो उस बचे खुचे प्लूटोनियम को अगर उस कचरे में से, स्पेंट फ्यूल में से आपको सेपरेट करना है, जो कि ऑफकोर्स हम करेंगे क्योंकि ये कॉस्टली व्हाट यू कॉल मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लूटोनियम को वहाँ से सेपरेट करने के लिए उसमें O2 डाला जाता है। व्हाट इज़ O2? पेरोक्सी फ्लोराइड, ऑक्सीजन, पेरोक्सी ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है, और आप उसमें PuF6 बन के वो साइड हो जाता है। प्लूटोनियम जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा और उसका बन जाएगा PuF6 और वहाँ से वो साइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार ट्रू फॉल्स में JEE या नीट में आया हुआ है। ऑलराइट,
अब बात करते हैं क्लोरीन और देखो इसमें तो और कोई पॉसिबल नहीं है, O2F2 और O2 दो ही पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, उसके पास d ऑर्बिटल तो है नहीं कि वो ज़्यादा कोई कंपाउंड बना सके। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में, तो ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +7 सारे बता सकते हैं, और जब ये ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो उनके उस तरह के ऑक्साइड बनेंगे भी ज़रूर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर लीड्स टू अ जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इधर सब बड़ा बड़ा लिखा है काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर, इसको गोली मारो, सीधी बात, नो बकवास। थर्मोडायनेमिक फैक्टर मतलब वही आपका एलिंगम डायग्राम, जिसका सिंपल हमारा कंक्लूजन यही है। क्या कंक्लूजन है? अरे भाई क्या हुआ? जिनका हमारा सिंपल कंक्लूजन क्या है? अरे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ओके, जिनका हमारा सिंपल कंक्लूजन क्या है? यही है ना कि जितना आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम रहेगा, उतना वो इजीली क्या बोलते हैं ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए तो ही वो बना रहेगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कंपाउंड स्टेबल है, कम डिफरेंस लेस स्टेबल, सिंपल। तो क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन यहाँ पर दिया हुआ है आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है ना। सो आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस आयोडीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस और ज़्यादा होगी, जबकि समथिंग इज रॉन्ग। क्या, व्हाट्स प्रॉब्लम? हाँ, सो आयोडीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे जैसे आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डिफरेंस कम हो जाता है ऑक्सीजन और उनके बीच में, और इसके लिए उनके जो ऑक्साइड्स है वो कम स्टेबल है। सो आयोडीन के ऑक्साइड कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। द हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। जितना हायर ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है ना। चलिए, ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं ये दोनों पॉइंट, तो सीधे एनसीईआरटी के उठाए हुए पॉइंट से याद रखना है इन्हें। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड है मेनली कौन से? Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7, ये कॉमन ऑक्साइड्स है। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि सामने वाले को इजीली ऑक्सीजन दे देंगे। मैंने जैसे पहले ही बताया ये लोग स्टेबल नहीं होते, ब्रेक हो जाते हैं इजीली। एंड टेंड टू एक्सप्लोड, क्यों एक्सप्लोड हो रहा है? क्योंकि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होते तो क्या होता है? ईजिली ब्रेक हो जाता है वो, ठीक है। तो मॉइस्चर या ऐसा कुछ भी उनको मिल गया तो तुरंत उनसे रिएक्ट कर लेते हैं, तो उनसे रिएक्ट करेंगे और पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड जो बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होंगे। ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मोर एनर्जी लिबरेटेड। मोर एनर्जी लिबरेटेड मतलब एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है। ClO2 इज यूज इन द ब्लीचिंग एजेंट फॉर अ पेपर पल्प इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो ये ClO2 स्ट्रेट एंड नीट के अंदर क्वेश्चन आया। ट्रू फॉल्स में ऐसे सवाल दे देते हैं ये लोग, पी ब्लॉक के अंदर ये कॉमन क्वेश्चन रहता है जिसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए रहते हैं और हमें ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसमें क्या कर देते हैं कि Cl2O जो है या ClO2 जो है आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा, ClO2 इज यूज इन द पेपर पल्प इंडस्ट्री एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ट्रू और फॉल्स, बराबर है। तो वो ट्रू है। और फिर पूछा था कि उसकी जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से कि रिड्यूसिंग की वजह से? अच्छा, मजे की बात है, याद रखो, हाँ, ब्लीच करने के लिए दोनों एक्शन काम लगते हैं। ब्लीच करना मतलब क्या? कलर रिमूव करना। टू रिमूव कलर इज कॉल्ड इज कॉल्ड टू ब्लीच ए सब्सटेंस, ओके। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ब्लीच करना चाहते हो सो इसका मतलब आपको उसका कलर रिमूव करना है। तो कलर रिमूव जो रहता है, स्टेन रिमूवल, 2 मैकेनिज्म से होता है। ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म भी होती है और रिडक्टिव मैकेनिज्म भी होती है। अभी यहाँ पर कौन सा, ये आपका सवाल है, तो आपका ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। हम पहले ही बोल चुके हैं, दे आर अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑलराइट। सो उनकी जो मैकेनिज्म है वो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म है। Br2O, BrO2, BrO3 आर ऑल्सो लेस स्टेबल, बराबर, एग्जिस्ट ओनली एट अ लोअर टेम्परेचर। इसको है ना मिडल रो एनोमली भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रोमीन का है ना थोड़ा सा बिहेवियर और एनोमलस है कि वो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि क्लोरीन ऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए थे, लेकिन ये थोड़े से कुछ ऑक्साइड्स है वो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। एंड दैट्स द एनोमली हियर। एंड बहरहाल वो लोग काफ़ी अच्छे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। आगे बात करते हैं लास्ट आयोडीन के ऑक्साइड्स। आयोडीन के कौन से ऑक्साइड्स है? I2O4, I2O5, I2O7। I2O5 दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड। देखो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में आ गए, मतलब इनकी स्टेबिलिटी और पहले से बढ़ चुकी है। और मैंने पहले ही कहा था कि आयोडाइड के जो ऑक्साइड्स है वो ज़्यादा स्टेबल है। I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। I2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को क्या देगा? वड़ा पाव देगा। सर ऐसा है तो आई विल गो विथ I2O5। शांत रहो, थोड़े दिन और, बराबर, कुछ महीनों बाद आप वड़ा पाव खा सकते हो,
बराबर है। तो I2O5 जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सामने वाले को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या दे रहा है, वो सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहा है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो ऑक्सीडाइज करता है और बदले में वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डाइऑक्साइड बन जाएगा और खुद रिड्यूस होकर I2 बन जाएगा। तो इस तरह से कितना आयोडीन बना है जब हम ये जांच करेंगे तो उससे हमें ये समझेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना यहाँ पर था। ऑलराइट, तो एयर में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है ये जांच करने के लिए खास करके किसका इस्तेमाल होता है, I2O5 का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, टेक्निक क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी विथ मेटल। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ये दो हमने कर लिया। अब हम पढ़ रहे थर्ड, दैट इज रिएक्टिविटी विथ मेटल। तो मेटल के साथ में रिएक्ट करने पर वो क्या बनेगा, मेटल हैलाइड, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। अच्छा हाँ, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा सर, क्वाइट ईजी ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो द आयोनिक कैरेक्टर इज MF MS MCl MBr Mi। ऑफ कोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। इफ़ मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये खास है, इंपॉर्टेंट है, और इसको हम कहते हैं कौन सा रूल, इसको हम कहते हैं फजान्स रूल। ओके, हायर ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी रहेगा ना वो कम आयोनिक होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर आयोनिक, हायर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मोर कोवेलेंट। ओके, सो मेटल दैट एग्जिबिट्स द मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, द हैलाइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट। ये व्हाट यू कॉल नीट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ चुका है। SnCl4 और SnCl2 में कौन ज़्यादा आयोनिक है, तो SnCl2 ज़्यादा आयोनिक है और SnCl4 ज़्यादा कोवेलेंट है। ठीक है, ये आपको खास समझना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जो ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। नहीं समझा तो सीधी बात, नो बकवास। हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज़ मोर कोवेलेंट एंड लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज़ मोर आयोनिक। ओके, कंक्लूजन याद रखेंगे, इसी को कहते हैं फजान्स रूल। ओके, या फाजन रूल। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर हेलोजन। पहला हमने कौन सा पढ़ा, हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ मेटल। अब चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी विथ हेलोजन्स। तो हेलोजन के साथ में वो रिएक्ट करने पर इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, दे आर गुड हेलोजनेटिंग एजेंट्स। और इसकी जो डिटेल्स है वो हम इंटर हेलोजन कंपाउंड करके मैं आपका एक टॉपिक लूँगा अगली क्लास में, तो उस क्लास के अंदर हम वो कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड का जो टॉपिक है वो मैं आज कवर कर देता हूँ। ऑक्सी एसिड मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं अगर आपको कहूँ तो ये देखो बहुत आसान है। अभी ये H2SO4 है, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन वाला एसिड है ना, तो ये ऑक्सी एसिड है। HCl क्या है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। HClO क्या है, हाँ ये ऑक्सी एसिड है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। ओ हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन आता हो वो ऑक्सी एसिड। हाँ बराबर है ना, एकदम आसान हो गया। अच्छा, अभी मैं एक और यहाँ पर मज़े का पहले डिस्कशन लेता हूँ, फिर हम स्लाइड्स देखेंगे। अभी क्लोरीन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है सर, 1 3 5 7। यस, रिमेंबर स्मार्ट बच्चों, है ना। नहीं याद है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो मैंने डिस्कशन लिया था ना प्रीवियस लेक्चर का लास्ट स्लाइड, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, या 1 बनाता है, या 3 बनाता है, या तो 5 बनाएगा तो 7 बनाएगा। तो क्लोरीन के ही अगर हम लोग देखें तो है ना 4 इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड बनेंगे, क्लोरीन OH, ठीक है, क्लोरीन डबल बॉन्डो OH, क्लोरीन डबल बॉन्डो OH, एंड आखिरी क्लोरीन डबल बॉन्डो OH। सो सिंपल है कि नहीं। ClOH ऐसा, मतलब Cl डबल बॉन्डो OH, यहाँ 3 बॉन्ड बने, Cl डबल बॉन्डो OH, यहाँ 5 बॉन्ड बन गए और यहाँ 7 बॉन्ड बन गए। ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ठीक है। ClOH, Cl डबल बॉन्डो OH, Cl डबल बॉन्डो OH, Cl डबल बॉन्डो OH, है ना आसान। अभी हम क्या करेंगे कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और सभी जो भी स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर बनाए उसमें आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये देखेंगे ठीक है। इसमें आप क्या देखा, अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला रहेगा तो
इसका आ रहा है +1, फॉर्मूला इसका है HOCl, इसका फॉर्मूला क्या है HClO2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है HClO3 और इसका फॉर्मूला है HClO4। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी आ रही है +3, इसका आ रहा है +1, यहाँ पर आएगा +5 और यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +7, ठीक है। अभी जो +3 है और +5 है, ठीक है। अभी आपको एक मैंने नियम सिखाया था, याद है, अस और इक का। स्मार्ट बच्चों को अगर याद हो अस और इक वाला रूल, अस किसके लिए यूज़ होता है, छोटा स्पेलिंग बड़ा वैलेंसी, बड़ा स्पेलिंग छोटा वैलेंसी। मतलब अगर आयन +2 में है, Fe अगर +2 में है तो मैं इसे कहता हूँ फेरस, और अगर आयन +3 में है तो मैं उसे कहता हूँ फेरिक। ऑलराइट, तो हमारे पास में 2 सॉल्ट हो जाते हैं, फेरस एंड फेरिक। ऑलराइट, फेरस एंड फेरिक। तो Fe जो है वो अगर +2 में रहता है तो फेरस कहलाता है, बड़ा रहता है तो फेरिक कहलाता है, बराबर। सिमिलरली क्लोरीन अगर +3 में है तो उसको हम कहेंगे क्लोरस। क्या कहेंगे, एक सेकेंड, आई चेंज द कलर। उसको हम कहेंगे क्लोरस, ओके। और अगर +5 में रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्लोरिक, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड और इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड। ऑलराइट, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है। और अभी ये जो +1 है ये क्या है, क्लोरस से भी छोटा है, तो अस से भी छोटा, छोटे को हम लोग कहते हैं हाइपो। क्या कहते हैं, हाइपो। तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस, मतलब क्लोरस से भी छोटा, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। ऑलराइट, और ये जो आपका +7 वाला है ये क्या हो गया, इक वाले से भी बड़ा है, तो इक से बड़ा, बड़ा को हम लोग कहते हैं हाइपर। क्या कहते हैं, हाइपर। किससे हाइपर है ये, इक वाले से हाइपर है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपर क्लोरिक। कितना आसान है ना। 2 पहले बीच वाले याद रख लो, क्लोरस एंड क्लोरिक। क्लोरस से छोटा हाइपोक्लोरस, क्लोरिक से बड़ा हाइपर क्लोरिक, है ना आसान, बराबर है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। 4 इसके जो मेन ऑक्सी एसिड बनते हैं, ये टेबल से पहले ना हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो ये रहा आपके सामने तीनों क्या बोलते हैं, चारों ऑक्सी एसिड है। ये +1 वाला है, ये आपका +3 वाला है, ये +5 वाला है और ये आपका +7 वाला है। इनके नाम के साथ आप इन्हें कंपेयर करो। हाइपर क्लोरिक को कॉमनली कहा जाता है परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड +5, क्लोरस +3 वाला, ये दोनों बीच के जो एसिड थे वो ये है पहले, ठीक है। बीच वाले एसिड ये हो गए। ये अस वाले से छोटा हाइपोक्लोरस, इक वाले से बड़ा हाइपरक्लोरिक, ठीक है। तो हाइपरक्लोरिक और हाइपोक्लोरस, है ना। एसिड समझ में आ गया, बॉन्डिंग सबकी समझ में आ रही है ना अच्छे से, ठीक है। और सारे के सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाँ, ऑल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ऑल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। इसका हाफ विम का करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे क्लोरीन ये 4 एसिड बना रहा है, वैसे बाकी लोग भी ऐसे एसिड बनाते हैं। हालांकि फ्लोरीन के अंदर, अभी ये देखो, ये क्लोरीन के तो चारों एसिड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, क्लोरीन के तो आपको ये चारों एसिड दिख रहे हैं, बराबर है। चारों एसिड स्टेबल है और पाए जाते हैं। हालांकि सब स्टेबल है लेकिन एक्वस मीडियम में ही स्टेबल है। दे आर नॉट आइसोलेटेड इन द सॉलिड स्टेट, दे आर स्टेबल इन द एक्वस मीडियम ओनली एंड दे आर अ पावरफुल एसिड्स। ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड एसिड्स, ओके। सो ये हो गए आपके क्या, क्लोरीन के चारों एसिड हो गए। ब्रोमीन वाले के अंदर ब्रोमस एसिड अनस्टेबल है, नहीं पाया जाता। आयोडस एसिड इज ऑल्सो अनस्टेबल, नहीं पाया जाता। और फ्लोरीन का तो हायर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये आप जानते ही हो, डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर भले हमने हेलिक एसिड में +1 लिखा हो, लेकिन फ्लोरीन की कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो -1 है। बाकी क्लोरीन इज़ द +1 हियर, ब्रोमीन इज़ द +1, आयोडीन इज़ द +1। बट क्योंकि बाकी सबको हम हाइपोक्लोरस बोल रहे हैं तो इसको भी हमने हाइपोफ्लोरस ऐसा नाम दिया हुआ है, ठीक है, टू जस्ट मिमिक द नेम। ऑलराइट, और बाकी इनके ये भी एसिड्स बनते हैं लेकिन इतने स्टेबल एसिड नहीं है, ये सारे अनस्टेबल है। क्लोरीन के ये 4 एसिड है जो मोस्ट कॉमन है, और सबसे पावरफुल कोई एसिड है तो वो है परक्लोरिक एसिड, सॉरी, दैट इज़ HClO4 या HOClO3, जो आप बोलो, HClO4 कॉमनली कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। और अभी लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर फैमिली का जो पहला मेंबर है ना वो डेड रहता है, ठीक है, बराबर है।
सो यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका भी जो कैरेक्टर है वो एनोमलस है, बराबर। इसका राक्षस मुंह देखो, देख के ही समझ में आ रहा है कि ये एनोमलस है, ठीक है। सो फ्लोरीन जो है वो उसकी डिफरेंस क्या है, तो बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, सबसे ज़्यादा इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और क्यों ना हो, उसकी एटॉमिक और आयोनिक साइज जो सबसे छोटी है, ग्रुप में सबसे छोटा है वो, ठीक है। एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज़्यादा है। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन उसकी होनी चाहिए थी उससे बहुत ही कम है। क्यों कम है? बिकॉज उसके रिपल्शन होने के कारण। बाकी सबकी देखो साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ छोटा रहेगा तो एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है। होप यू रिमेंबर दैट एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा है। आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडाई इसकी सबसे छोटी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी हमने एक्सेप्शन देख लिए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी हमने एक्सेप्शन देखा कि क्लोरीन के मुकाबले इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो गई। क्यों लेस नेगेटिव हो गई, उसका गिव रीज़न के साथ हम देख चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये सिर्फ एक ही बताता है, -1। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। ओनली वन ऑक्सी एसिड बनाता है, दैट इज़ HOF, वो भी हमने अभी भी देखा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव ऑल्सो एट टाइम, बराबर। HF जो उसका कंपाउंड है फ्लोरीन का, इट इज़ हैविंग एक्सेप्शनल हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट। ये भी मैंने आज के ये सेकेंड वाले लेक्चर में कवर किया है। ऑलराइट, अभी सवाल ये तो आता है कि ठीक है, ये तो फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर है और उसके गिव रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? तो बोलता है आई एम फ्लोरीन एंड आई एम एनोमलस, बट वाई? तो इसके ये जो गिव रीज़न है ये बड़े भयंकर इंपॉर्टेंट है। ये आपको थ्योरी एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, वाई फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर। सो फर्स्ट, फ्लोरीन ग्रुप में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी उसकी सबसे कम है, डिसोसिएशन एंथैल्पी, अरे भाई वही बॉन्ड एंथैल्पी कम है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकता, और इसीलिए फ्लोरीन एनोमलस है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अंदर भी डिट्टो सेम स्टोरी रिपीट होगी। कौन सी स्टोरी? वही, वो ग्रुप में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है, डी ऑर्बिटल नहीं होते, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकता, है ना। यही सिंपल उसके कारण है कि वो एनोमलस क्यों हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। और एलिमेंट्स के नाम हम एक बार दोहरा लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, अरे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लुरियम, पोलोनियम, यम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, बोलो 2, 10, 18, 36, 54, 86। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।